Jai Hind students and welcome to the official YouTube platform of Nimbus Defense Academy. My name is Akshay Pathania and if you are a regular subscriber to this channel then आपको पता है कि your preparation of SSB interview is being taken care of by the faculty of Nimbus Defense Academy. तो स्टूडेंट्स हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम SSB के GDs और लेक्चरेट्स के लिए जो कंटेंट है हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं. तो आई हैव स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. मैंने इंडिया इजराइल, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, है ना, ऐसे टॉपिक्स, इंडिया यूएस भी इवन हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक. तो आज भी हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर है. तो बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए ऑलरेडी. आज हम और टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ये टॉपिक जो है बेसिकली आपका दिमाग खोल देगा कि इंडिया अपने नेबर्स को देखता किस तरह से. ठीक है, आपको भी पता है कि किसी भी कंट्री के लिए जो उसके नेबर्स हैं वो सबसे ज़रूरी होते हैं. देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ना आप अपनी कॉलोनी की तरह देख सकते हो. ये जो कॉलोनी है दुनिया है, ठीक है. आपका जो इमीडिएट घर है वो आपका नेबरहुड है, ठीक है. फिर थोड़े से घर छोड़ के दूसरा है वो आपके लिए कोई अलग से कॉन्टिनेंट है. तो जिस तरीके से आप अपने नेबर से डील करते हैं उसी तरीके से इंडिया भी अपने नेबर से डील करता है. जिस तरह से आप अपने डिस्टेंस्ड लोगों से डील करते हैं वैसे ही इंडिया भी डिस्टेंट लोगों से डील करता है. तो एक सेट पैटर्न है. जिस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन लेते हैं तो आप इंडिया को भी एज अ ह्यूमन देखो, ठीक है, एक एंटिटी, एक लिविंग एंटिटी देखो कि हाउ इंडिया वुड बी डीलिंग विद द अदर कंट्रीज. तो फॉरेन पॉलिसी जो है ना, याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपकी ही जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल रिलेशंस है, इसका ही एक रिफ्लेक्शन है. और इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी. और मैं इसी तरीके से आपको समझाना भी चाह रहा हूँ. मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल्स लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लाइक मल्टीलेटरलिज्म, डी हाइफनेशन, ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करी है. लेकिन आज जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैं टूवर्ड्स इट्स नेबर्स, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो नॉन रेसिप्रोसिटी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है क्योंकि इंडिया के जो नेबरहुड रिलेशंस हैं वो इस समय के ऊपर उस तरह से नहीं है जैसा एक विश्व गुरु सोचता है. ठीक है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है क्योंकि उसके नेबर्स के जो रिलेशंस हैं वो इस समय क्राइसिस में है. थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, यूजुअली लंबा ही होता है सेशन आपका, ठीक है. तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड इन केस कोई डाउट कुछ भी आएगा तो आप साथ साथ में भी मेरे से पूछ सकते हैं और क्लास के सेशन के एंड में भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. ठीक है, एसएसबी लेक्चर के लिए सेशन है आपका. अब हम स्टार्ट करेंगे इमेजेस से. तो आपको पता है कि जब भी हम कोई लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक इमेज लेकर आ रहे हैं क्योंकि इमेजेस से याद रखना बढ़िया रहता है. अब देखो, ये लग तो नहीं रही लेकिन मानकर चलो ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है. और ये जो प्लैनेट्स हैं इसका जो सेंटर है वो इंडिया है. इंडिया इज सन. इन दिस पिक्चर जो इंडिया है वो एक सन का रोल प्ले कर रहा है और इंडिया एक ब्राइट लाइट थ्रो कर रहा है इन प्लैनेट्स की तरफ. और कुछ प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं और कुछ प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही हैं, है ना. वो थोड़ा बादलों में छुपी हुई हैं वो प्लैनेट्स वगैरह. तो एक तरीके से आप देखो कि इंडिया जो आपका साउथ एशिया है उसका एक सेंट्रल है, एक सेंट्रल जोन है, ठीक है, जो अलग अलग तरह से देखो जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मैं याद कराऊंगा इस इमेज के बारे में, ठीक है. जब हम सेशन में आगे बढ़ेंगे वी विल रिकॉल दिस इमेज. कैसे इंडिया सेंटर है, वो बहुत सारी जो चीजें हैं इन कंट्रीज को दे रहा है और कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा ग्रेसफुली एक्नॉलेज करते हैं, बट कुछ थैंकलेस है, ठीक है. ऑब्वियसली उन थैंकलेस नेबर्स में आपका पाकिस्तान भी आएगा. चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और धीरे धीरे इसी नेचर की बाकी कंट्रीज भी बनती जा रही हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा चैलेंज है. और ऐसा क्यों हुआ रिसेंट टाइम्स में, हम इसके बारे में भी बात करेंगे. देखो, जो भी चीजें होती है किसी कारण से ही होती हैं. तो फॉरेन पॉलिसी में अगर आपके रिलेशंस खराब हो गए हैं तो जरूर आपने कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मिस कर दी होंगी या आपने उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा जितना इंपॉर्टेंट आपको उसको समझना चाहिए था. तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि इंडिया वॉन्ट्स टू बी द गाइडिंग लाइट, क्योंकि इंडिया हमेशा मानता है कि इस रीजन में इंडिया बड़ी प्रिविलेज्ड कंट्री है, ठीक है. और एक प्रिविलेज्ड नेशन को दूसरों को भी रास्ता दिखाना चाहिए. आपको पता है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है. तो सन की जो लाइट होती है वही प्लैनेट्स को फंक्शनल बनाती है. तो इस समय के ऊपर इस रीजन को जो इंडिया है, इंडिया इज अ सन जो इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को यानी कि इस रीजन को
फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो भी एफर्ट्स, छोटे बड़े जैसे मर्जी एफर्ट्स हैं, उसको उन एफर्ट्स को वो करना चाह रहा है। और दूसरा इमेज जो है वो है ब्रिज बिल्डिंग। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग, देखो बीच में क्या है, एक सागर है। ठीक है, और इंडिया की पॉलिसी भी है नेबरहुड के लिए, सागर नाम की पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो देखो इसमें क्या होता है, ब्रिज बिल्डिंग का होता था कि जितने भी कंट्रीज हैं आपस में कनेक्टेड रहे। देखो इसमें कुछ है ना, शैतान मुल्क नहीं है इसके अंदर, मुल्क तो समझ गए तुम क्या है, ठीक है, और ड्रैगन भी नहीं है इसके अंदर। बट आप देखिए कि इंडिया जो बाकी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश है ना, भूटान, नेपाल, इनके हाथ इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड सम ब्रिजेस। ठीक है, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी है सागर के नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। जितने भी गैप्स हैं हम उनको तोड़ रहे हो। देखो ऐसा नहीं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो ये कर रही है, बाकी कंट्रीज भी अपने हैसियत के हिसाब से जैसे ब्रिजेस वो बना सकते हैं, वो वैसे ब्रिजेस बना रहे हैं, और एक रेसिप्रोसिटी आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टुडे, बट बिफोर वी कैन गेट ऑन टू दैट डिस्कशन, मैं आपको कौटिल्य की मंडला थ्योरी बताना चाहूंगा, है ना। देखने को तो ये ऑमलेट जैसा कुछ लग रहा होगा, बट ये ऑमलेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो बीच का रीजन है, लेट अस सपोज दिस रीजन इज इंडिया, दिस रीजन इज इंडिया, एंड दिस येलो कंट्रीज, ये जो आपका येलो वाला रीजन आ रहा है, ये है इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड। ठीक है, एंड दिस रीजन इज इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड, एंड द व्हाइट रीजन इज इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कौटिल्य। कौटिल्य पता है ना आपको, कौटिल्य कौन है? ठीक है, कौटिल्य की कौन सी थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको, मंडला थ्योरी। इसको हम कहते हैं कौटिल्य की मंडला थ्योरी। इस कौटिल्य की जो मंडला थ्योरी है, उसके तहत यह कहा जाता है कि इमीडिएट नेबर्स, कि इमीडिएट नेबर्स को मैं एन लिख रहा हूं, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज। अगर दो पड़ोसी आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो नेचुरली एनिमीज होंगे। आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इवन इंडिया नेपाल भी एक केस बनता है। ठीक है, इंडिया म्यांमार भी देखो दुश्मन तो नहीं है, बट हाँ उनके जो इश्यूज हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे पड़ता है। देखो जब हम किसी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ना, तो उस कंट्री के अंदर होने वाली एक छोटी मोटी गतिविधि को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि वहां कोई क्राइसिस होगी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पे पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर द नेबर्स। तो इमीडिएट नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज, और एक्सटेंडेड नेबर्स, ठीक है, एक्सटेंडेड नेबर्स आर नेचुरल फ्रेंड्स, आर नेचुरल फ्रेंड्स। देखो आज तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट नेबर्स की, लेकिन मैं जरूर एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात भी करूंगा, जिसमें मैं सेंट्रल एशिया का रीजन, मिडिल ईस्ट का रीजन, साथ में साउथ ईस्ट एशिया का रीजन की बात करूंगा। देखो जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया कौन से रीजन में आता है? इंडिया आता है आपका साउथ एशिया में, या इंडिया इज पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। इंडिया इज पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो इंडिया का जो नेबरहुड है, इमीडिएट नेबरहुड, वो साउथ एशियन है। लेकिन इंडिया का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है, यानी कि इंडिया के पड़ोसियों से थोड़ा दूर होट के लगने वाली कंट्रीज, तो उसमें एक आता है साउथ ईस्ट एशिया। क्या आता है? साउथ ईस्ट एशिया। इसमें एक आता है सेंट्रल एशिया, और एक आता है आपका मिडल ईस्ट। तो बेटा इन चीजों के बारे में भी हम जो फ्यूचर में क्लासेस आने वाली हम बात करेंगे। लेकिन कौटिल्य की थ्योरी आप समझ गए। तो कौटिल्य सिंपली कहता है, कौटिल्य सिंपली क्या कहता है कि दो इमीडिएट नेबर्स जो होंगे वो होंगे नेचुरल एनिमीज। लेकिन इसी में एक एडिशन कर दी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, लिखने में समय लग जाएगा। उनकी स्टेटमेंट थी कि यू कैन चूज योर एनिमीज बट नॉट योर नेबर्स। नेबर्स आपको दिए गए हैं एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो जो भी आपके नेबर्स हैं, यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि आप ये मेरा नेबर है और हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, हमने किससे दुश्मनी करनी है नहीं करनी है वो एक अलग बात है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, बट आप अपने नेबर्स को चूज नहीं कर सकते, नेबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका घर उठा के कहीं और कर देते हैं ना, दे आर एस्टेब्लिश्ड देयर, यू कैन नॉट रिमूव देम एंड यू विल हैव टू मेक पीस विद दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो यानी कि यू हैव नो चॉइस बट टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद योर नेबर्स, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, और इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने समझौता एक्सप्रेस जैसे रिलेशंस भी बिल्ड किए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान में एक रेलवे नेटवर्क भी शुरू हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, और हाँ सच है, वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स बट यस वेदर दे आर सपोज टू बी आवर एनिमीज और नॉट, दैट वी कैन डिसाइड, दैट इज आवर पॉलिसी, ठीक है। फिर जब पाकिस्तान नहीं माना तो ऑब्वियसली बात है कि हमने उसको एज ए एनिमी चूज किया एंड देन द कारगिल स्टार्टेड, बट बिफोर दैट द थिंग वाज कि हमारा नेबर है, ठीक है, और वो वहीं रहने वाला है, उसको दुश्मन बनाना है या नहीं बनाना है वो हमारी चॉइस है। तो इसका, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में होता है उसका इंपैक्ट इंडिया में होता है। आप सोचो, मतलब इंडिया की जितनी भी न्यूज इस समय के ऊपर चल रही है, दैट इज फोकसिंग मोर ऑन द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान बट देन बाय द इश्यूज ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज वट एवर हैपन्स इन पाकिस्तान, देखो उसमें एंटरटेनमेंट तो है, ठीक है, मजा तो आता है जिस तरह की बातें वो करते हैं, एंड बिलीव इट और नॉट उस कंट्री में और कुछ है या नहीं है, बट ह्यूमर बहुत तगड़ा है ना, तो वी एंजॉय, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उस कंट्री की बर्बादी से, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा होता है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। और हाँ, कुछ हद तक हम इसी सोच को लेकर चलते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सपर्ट्स हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट अ पीसफुल पाकिस्तान इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडियाज एम ऑफ बिकमिंग विश्व गुरु इन 2047, ठीक है। तो चाहे जैसा मर्जी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक स्टेबल पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमिक ग्लोबल एम्बिशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो वो कैसा विश्व गुरु होगा जिसके पास में एक ऐसा पड़ोसी है जो उसको जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान को या तो पूरा बर्बाद कर दो, वो उठ ही ना पाए, या तो पाकिस्तान को स्टेबल कर दो ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा आगे। तो ये इमीडिएट नेबर्स जो हमारे होते हैं, हमारे नेचुरल एनिमीज होते हैं। और दूसरी बात, इमीडिएट नेबर्स के जो इमीडिएट नेबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में नेचुरल एनिमी होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एनिमी है क्योंकि हम इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में नेचुरल एनिमी है, और आप देख सकते हैं कि इस समय अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। जो एलिगेशन इंडिया पाकिस्तान पे लगाता है, पाकिस्तान वही एलिगेशन लगा रहा है किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर, कि तुम अपने देश से हमारे देश में टेररिस्ट भेज रहे हो, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और इस समय के ऊपर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं इंडिया में, क्योंकि अफगानिस्तान में जो गतिविधियां होती हैं उसका इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कोर्डियल रिलेशंस है, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अफगानिस्तान का सहारा भारत हर हद तक लेगा, क्योंकि तालिबान से हमारे जो विचारधारा है बहुत ज्यादा मैच नहीं करती है। लेकिन तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है अमीर खान मुताकी, राइट नाउ ही इज सिटिंग इन इंडिया एंड डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। एंड इन ईच एंड एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही इज सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान कि बोथ ऑफ अस, इंडिया एंड अफगानिस्तान, विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि इमीडिएट नेबर्स जो होते हैं आपके, वो नेचुरल एनिमीज होते हैं, और जो एक्सटेंडेड नेबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो इमीडिएट नेबर्स होते हैं आपके इमीडिएट नेबर्स के। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी डिस्कशन इसके बारे में। तो हमारे, आप जरूर इस बात को इस्तेमाल करिए अपने जीडीज में, अपने लेक्चरेट्स में, कि इमीडिएट नेबर्स वाली क्या थ्योरी है, मंडला थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। ये सब हो चुका है, अब हम आते हैं कंटेक्स्ट के ऊपर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं व्हेन इट कम्स टू नेबर्स। एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है जिस चीज को आप यूज कर सकते हैं अपने लेक्चरेट्स में, चाहे हम किसी भी नेबर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जिसकी भी बात कर रहे हैं, हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। और याद रखना, ये जितनी भी चीजें आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये एक कॉमन एजेंडा है फॉर ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया अपने हर एक नेबर को कैसे सोचता है, ठीक है। देखो कुछ तो हॉस्टाइल है, तो उनके लिए भी आप ये इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक जनरलाइज इंट्रोडक्शन बनाई है। अब देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इमीडिएट पेरिफेरी, ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, इज पैरामाउंट, यानी कि इज ऑफ
very much importance to realizing its ambition of global power status। यानी कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, जिसका टारगेट हमने बहुत लंबा भी सेट नहीं किया है, 2047 तक हमने टारगेट सेट किया है, तो उसके लिए जो आपका इमीडिएट पेरिफेरी है इंडिया की, उसकी स्टेबिलिटी भारत के लिए क्या है, पैरामाउंट है, यानी कि उच्च स्तर की जरूरी है। द पीरियड स्पैनिंग 2024 टू 25, तो जो पिछले 2 साल रहे हैं इंडिया में और दुनिया में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी आई है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पड़ोस में म्यांमार का अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल लें बांग्लादेश का, श्रीलंका का, तो गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, साथ में इंटरनल पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि नेता बदल गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मालदीव्स की अगर हम बात करें, मालदीव्स में क्या आ गया, मालदीव्स में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई। अब रिसेंटली आप देखें नेपाल में भी तो बहुत कुछ हो गया। नेपाल में जिस हम जेनजी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हो गया, श्रीलंका में गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। म्यांमार में अगर आप देखें, म्यांमार में क्या हो गया, म्यांमार में आपका आ गया एक कू यानी कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और अब उस म्यांमार को रन करता है एक मिलिट्री जुंटा। ठीक है, मिलिट्री जुंटा म्यांमार को रूल करता है। तो इतनी सारी इंस्टेबिलिटी आ गई इस रीजन के अंदर। ठीक है, और इसी के बीच में ये जो फ्लक्स हुआ है, ये जो झोल झंझट हुआ है, इसके बीच में इंडिया और चाइना की जो रेवेलरी है वो और इंटेंसिफाई हो गई है। देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत ज्यादा तगड़ी सीरीज है और उसमें ना पीटर बेलिश नाम का कैरेक्टर है, लिटिल फिंगर, उसका एक डायलॉग है कि केओस इज अ लैडर। ठीक है, क्या डायलॉग है उसका, केओस इज अ लैडर। अगर आपको ऊपर चढ़ना है कहीं पे, तो जब भी कोई क्राइसिस आती है तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका होता है उस क्राइसिस के ऊपर राइज करना और अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। तो इंडिया ऑल्सो हैज एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग लीडर ऑफ दिस रीजन। विश्व गुरु बनना तो पहले अपने एरिया का है ना, अगर मुंबई का दादा बनना है तो पहले अपनी कोहली का दादा बनना पड़ेगा ना। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो जब क्योस होता है, इस रीजन का लीडर बनने के लिए एक बेस्ट चांस है। और इस समय के ऊपर ये जो रीजन है आपका साउथ एशिया का, बहुत ज्यादा क्योटिक है। ठीक है, इस क्योटिक रीजन के कारण जो इंडिया की जो स्ट्रक्चरल राइवलरी है चाइना के साथ, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। और इस रीजन में जो क्योस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए चाइना और इंडिया की पॉलिसी एक ही है। क्या है पॉलिसी, याद रखना, फाइनेंशियल पावर या फाइनेंशियल इनिशिएटिव लेना। ठीक है, चाइना इन कंट्रीज को पैसा दे रहा है बहुत सारा। और याद रखना, ये जो चाइना के साथ इंडिया की जो वॉर है ना, ये पैसा देने की वॉर, ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट लुक एट द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया इज 4 ट्रिलियन, चाइना इज 19-20 ट्रिलियन, मतलब फिगर्स जो होते हैं। ठीक है, इसमें रेंज करती है। तो चाइना इज इफेक्टिवली 5 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। और जो चाइना की कैपेसिटी है टू प्रोवाइड लोन्स, ग्रांट्स, एड्स टू दीज नेबरिंग कंट्रीज, विच इज इट इज वे बियॉन्ड इंडियाज कैपेसिटी। तो जिस कारण से ये जो क्योस है, इस क्योस में चाइना अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है एज अ लीडर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड्स। ठीक है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। हमने बात करी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, है ना, पहले भी, कि चाइना का एक इनिशिएटिव है कि एक रूट बना है ना। तो चाइना वाला जो लेक्चर था मैंने उसमें आपको बताया था इसके बारे में। साथ में डेट डिप्लोमेसी। ठीक है, क्या है डेट डिप्लोमेसी, कि सिंपली आप लोन दे देते हो, उधार दे देते हो। तो इंडिया और चाइना की रेवलरी है, मतलब है ना, ये जैसे होता नहीं है कि अगर आप कभी बैंक के पास से गुजरते हैं तो कुछ बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं कि भाई साहब हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो। आप एक बार लोन की इंक्वायरी कर दो, आप एक क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी कर दो, आपको जबरदस्ती लोग पैसा ठूसने में लगे हुए। तो इंडिया और चाइना इस समय के ऊपर वैसे सेल्समैन है। ठीक है, जो लोन देना चाह रहे हैं इन कंट्रीज को, क्योंकि लोन देने से एक बॉन्डिंग होती है कि हाँ तुमने हमें पैसा दिया जब हम क्राइसिस में थे, तो आपने हमें रिबिल्ड करने में हेल्प करी, तो एक अच्छा कनेक्ट बनता है। ठीक है, बट जो चाइना की पावर है टू गिव लोन, देखो चाइना एसबीआई है और इंडिया एक तरीके से कोई छोटा मोटा बैंक तुम मान लो। ठीक है, किसी बैंक का नाम नहीं लेते हैं यहाँ पे, है ना, पर एसबीआई द लार्जेस्ट बैंक। तो चाइना इस समय के ऊपर एसबीआई है एंड वी आर जस्ट सम लोकल बैंक जो पैसा देना चाहता है, नीयत अच्छी है बट कंपीट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। वो बहुत ज़रा अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चरेट में, कि इस समय के ऊपर चाइना भी इस रीजन में
पैसे प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया भी पैसे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इंडिया के जो पैसे प्रोवाइड करने का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो है नॉन रेसिप्रोसिटी। यानी कि हम पैसा ग्रांट के फॉर्म में देना पसंद करते हैं, ना कि लोन के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम अपने नेबर के लिए तभी कुछ करें, मतलब इंडिया वो गुडविल जीतना चाह रहा है, ठीक है, नेबर्स में वो विश्वास जीतना चाह रहा है कि चाइना आपको पैसा देगा तो वो साथ में कुछ ना कुछ ले भी जाएगा, बट इंडिया इज नॉट दैट कंट्री विच विल बी टेकिंग अवे something from your country. If we are trying to help you out, it is out of goodwill, it is because you are our neighbor, you are important to us, you are important for our stability, our peace, ठीक है। तो इंडिया कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, नॉन रेसिप्रोसिटी का। तो इंडिया ऐसे compete कर रहा है, देखो फाइनेंशियल पावर के बेसिस के ऊपर इंडिया और चाइना एसिमेट्रिकल है, कोई मेल मिलाप नहीं है, हम compete ही नहीं कर सकते। बट राइट नाउ अगर आप बात करें तो इंडिया फिर भी डील कर रहा है, विच प्रिंसिपल इज इंडिया यूजिंग, नॉन रेसिप्रोसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब द सेंट्रल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, अब इंडिया का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे के पूरे जो भी रीजन है, टू प्रोजेक्ट इंडिया, टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ बिनाइन, यानी कि जो हम्बल, ठीक है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है, कि इंडिया आपको सिक्योरिटी दे रहा है और इंडिया हम्बल है, घमंड नहीं कर रहा है कि हम तुम्हें बचा रहे हैं ना, हमारे साथ चलो, ठीक है। इंडिया बिनाइन है अपने अप्रोच में, ठीक है, कि हाँ हम हम्बल हैं, हमें पता है कि आप कितने जरूरी हैं, हम एक अच्छी पावर बन चुके हैं, हमारी अच्छी इकॉनमी है, तो वी वांट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि इंडिया ने एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया है जिसको हम कहते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। अब याद रखना, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सागर अब महासागर हो गया 2025 में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और इसी साथ, ठीक है, हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ का जो है, जो रीजन है, इंडिया की एम्बिशन है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए इस रीजन के लिए। और इसी समय के ऊपर इंडिया बहुत कुछ मैनेज कर रहा है, जैसे कि म्यांमार और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से खोखले हो रहे हैं ये, ठीक है, इंटरनल स्टेट फ्रेगमेंटेशन हो रही है, हम उससे भी डील कर रहे हैं, हम उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं, याद रखना, इंडिया के पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के साथ लेकर क्या है, टेरिटरी के डिस्प्यूट्स है, ठीक है। कुछ कंट्री के साथ पानी के डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो वी हैव वाटर डिस्प्यूट्स विद बांग्लादेश एज वेल, तो हम उसकी बात भी करेंगे। तो ये सब इंडिया डील कर रहा है, इंडिया एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम सागर डिप्लोमेसी के साथ हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। और कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IOR की। अब IOR क्या होता है, इंडियन ओशन रीजन, तो कभी भी इसको पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सागर की जो पॉलिसी है, इट इज टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दी सागर रीजन, ठीक है, सॉरी IOR रीजन, ठीक है। और इसमें की कॉन्स्ट्रेंट इज द स्केल मिसमैच, तो जो इंडिया करना चाह रहा है और जो चाइना करना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन इसमें एक मिसमैच है, वो मिसमैच यही आ गया कि इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली, देखो कंट्रीज को अक्सर हम उनकी कैपिटल जानते हैं, वो कभी भी फाइनेंशियली मैच नहीं कर सकता जो बीजिंग इस समय के ऊपर कर रहा है। उसके पास हद पैसा है, ठीक है, हद पैसा तो हमने बोल दिया, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स भी हैं कि 5 गुना ज्यादा पैसा तो हमसे है ही है, बिकॉज देयर इकोनॉमी, ठीक है, इज 5 टाइम्स लार्जर बट देयर पॉपुलेशन इज नॉट दैट लार्ज, ठीक है। तो यानी कि एक आदमी ऑन एन एवरेज इन चाइना इज हैविंग 5 टाइम्स द वेल्थ देन एन इंडियन, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। तो एक तो ये होता नहीं कि लोग बहुत सारे तो पैसा बहुत सारा है, इंडिया और चाइना कंपेरिजन ऐसी नहीं है, उनके पास हमसे 5 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन लोग हमारे बराबर हैं, इनफैक्ट हमसे कम ही हो गए हैं अब तो, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते मैच, तो हमने क्या प्रिंसिपल अपनाया, नॉन रेसिप्रोसिटी का। अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं नेबरहुड में। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है नेबर्स के साथ, ठीक है, खास करके जो इमीडिएट पेरिफेरी है, जो हमारा साथ में जुड़ती हुई कंट्रीज है, उनके लिए हमारी NFP पॉलिसी है। क्या है NFP पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि मोदी जी के आते ही 2014 में शुरू हो गई थी, और ये बहुत बड़ा फंडामेंटल एलिमेंट है। लेकिन अगर आपको मैं सही मायने में बताऊं तो इससे पहले कहीं ना कहीं जो हमारे नेबर्स थे, ठीक है, उनके साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से ठीक थे। रिसेंट टाइम्स में जब से ये NFP आई है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिसी खराब है, बट चाइना बड़ा एग्रेसिव हो गया इस समय के ऊपर,
ठीक है। तो एनएफपी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, बट पॉलिसी इज टॉप क्लास, टॉप नॉच पॉलिसी आपकी है। एनएफपी जो है वो खास करके आपका जो साउथ एशियन रीजन है, कौन सा रीजन, साउथ एशियन रीजन है, खासकर आपको पता है कि सार्क नाम की संस्था भी है, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है ना, इनको भी घुसाया हुआ है क्योंकि सार्क का मेंबर है। बट इस रीजन के साथ जो है हमें आपस में एसोसिएट होना है, ठीक है, और हमें इनको हेल्प करना है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में सबसे प्राथमिक स्थान जो है वो इन्हीं देशों का है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनहांस यानी कि बढ़ोतरी देनी है फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि जो कनेक्ट, ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में डिजिटली बाय नेटवर्क्स कनेक्ट हो सके, फिजिकली यानी कि बाय रोड नेटवर्क्स, बाय रेलवे नेटवर्क्स है ना, या जो शिपिंग का जो कल्चर है उससे कनेक्ट हो सके, लोग जुड़ सके आपस में, वो यहाँ पे आए टूरिज्म के लिए, हम वहां पे जाए टूरिज्म के लिए, ठीक है। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रीजनल ट्रेड्स और जो कॉमर्स है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर ये तीन चीजें पॉसिबल हो जाए कि दो कंट्रीज आपस में फिजिकली, डिजिटली एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हासिल कर लेती हैं, तो डेफिनेटली इस रीजन का ट्रेड और जो कॉमर्स है वो भी बढ़ेगा। और इसके लिए हमारी गाइडिंग फिलॉसफी क्या है, आप हर एक कंट्री के बारे में बोल सकते हो कि इंडिया ने 5S का प्रिंसिपल रखा हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमारे 5S के प्रिंसिपल्स हैं। पहला है हमारा सम्मान, यानी कि दो कंट्रीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, दूसरा है संवाद यानी कि हम आपस में बात करें, फिर तीसरा है शांति, ठीक है, पीस, फिर है समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, और फिर है आपकी संस्कृति यानी कि कल्चर्स को भी कनेक्ट करो। तो क्या हो गया आपका, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति, ये है हमारे 5S ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इनको याद करिए, आप जरूर इसके बारे में बात करें। इंडिया इसी चीज को मानकर चलता है, ठीक है। आप हमारी कल्चर की रिस्पेक्ट करिए, आप हमारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करिए, एंड वी विल रिस्पेक्ट योर्स, ठीक है। आप पीस की बात करिए, हम भी आपसे पीस की बात करेंगे, ठीक है। आप कल्चर की बात करिए, इंडिया तो इतना रिच है कल्चर में कि जो हमारे नेबर्स हैं उनका कल्चर आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। श्रीलंका का कल्चर आपको कई हद तक देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु जैसे स्टेट में, ठीक है। म्यांमार्स कल्चर, चाइनाज कल्चर इज ऑल्सो सीन इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। पाकिस्तान का कल्चर तो भाई साहब पूरा पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, पंजाब है, लैंग्वेज तक सेम है, ठीक है। तो जो हमारे नेबर्स हैं उनका कल्चर आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो यही लिंक्स हम इन कंट्रीज के बीच में लेकर आ रहे हैं कि अगर आप 5S प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका नेबरहुड जो है वो एक अच्छा नेबरहुड रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो नई नई पॉलिसी है 2015 की, 2014 की। इससे पहले क्या थी हमारी पॉलिसी, तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री थे 1990 के समय में, ठीक है, वो है आपके I.K. गुजराल, ठीक है, I.K. गुजराल। तो I.K. गुजराल की एक डॉक्ट्रिन थी अपनी, ठीक है, तो जो गुजराल डॉक्ट्रिन है नेबरहुड के लिए 1996 में हमारे प्रधानमंत्री थे ये, तो वो उसमें भी 5 प्रिंसिपल्स थे कि आप 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें से ना एक सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा है, आप देखिए, नॉन रेसिप्रोसिटी, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि नेबर्स को कुछ दो और भूल जाओ। सबसे बड़ा प्रिंसिपल कौन सा है गुजराल डॉक्ट्रिन का, मैं बार बार इसी को हाईलाइट करता हूं इस डॉक्ट्रिन में, वो है नॉन रेसिप्रोसिटी का, जिसको हम आज भी यूज करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा टूल है चाइना को काउंटर करने का। हम चाइना के साथ स्केल में कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन हम चाइना के साथ इंटेंशंस में कंपीट कर सकते हैं। चाइना इज आस्किंग समथिंग इन रिटर्न, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो we cannot compete with China in terms of scale, but we can compete with China in terms of intent, ठीक है, याद रखना। तो एज द रीजन्स, देखो इंडिया कहता है, देखो 1990 के समय के ऊपर भी इंडिया वाज द रीजन्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन, एटलीस्ट उस समय चाइना भी इतना पावरफुल नहीं था जितना वो आज बन चुका है, ठीक है। तो हमें देने पड़ेंगे इन स्मॉल कंट्रीज को यूनिलेटरल कंसेशंस। अब देखो यही तो अमेरिका भी करता है, जब भी अमेरिका डील करता है किसी कंट्री से, ये बोलता है कि तुम्हें पैसे दे रहे हैं वापस कर देना, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करता था अमेरिका। तो दिस इज व्हाट शोज कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, ठीक है, कि अमेरिका एक सुपर पावर है, क्योंकि वो यूनिलेटरल कंसेशंस देता है, वो रिटर्न में कुछ सीख नहीं करता है। एंड अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो, वो कंट्रीज अमेरिका ने ही डेवस्टेट की हैं, अमेरिका ने ही बर्बाद कर रखी है, बट स्टिल दे आर ग्रेटफुल टू अमेरिका, क्योंकि उस समय के बाद अमेरिका ने क्या दिया, यूनिलेटरल कंसेशंस दिए, ठीक है। तो बांग्लादेश हो गया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, चाइना को जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे कंसेशंस जो है वो आपने देने हैं,
इन गुड फेथ, ठीक है, अच्छी नीयत के साथ, ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट रेसिप्रोकल बेनिफिट्स, ठीक है। अगर तो सिक्योरिटी में कुछ मिल रहा है तो रख लो, ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी के अलावा कुछ और आपने सीख नहीं करना है, द ओनली थिंग दैट यू शुड सीक आफ्टर गिविंग समथिंग टू योर नेबर्स इज सिक्योरिटी। अगर वो आप सिक्योरिटी के बेसिस में कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं देन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, है ना, दानवीर बनो। और इसके अलावा और भी टेनेट्स है इस जैसे आपको एक दूसरे की कंट्रीज की टेरिटरी जो है उसको रिस्पेक्ट करना है, जो कि चाइना और नहीं करते हैं, तो ठीक है, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी आपने इसको रिस्पेक्ट करना है। इसके अलावा आप देखें फॉरबिडिंग द यूज ऑफ वन नेशंस टेरिटरी अगेंस्ट द अदर्स इंटरेस्ट, यानी कि पाकिस्तान को चाइना यूज नहीं करेगा, ठीक है, टू वेज अ वॉर इन इंडिया। चाइना श्रीलंका को यूज नहीं करेगा, बांग्लादेश को यूज नहीं करेगा इंडिया के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने के लिए, ठीक है। तो एक ये भी चीज होगी। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कि ये सरकार जीतनी चाहिए तो फंडिंग कर देते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं करना। और साथ में जो भी आपके डिस्प्यूट्स यानी कि मतभेद होंगे वो केवल और केवल बायलैटरल डिस्कशन से सॉल्व होंगे, हथियारों से सॉल्व नहीं होंगे। तो ये हो गए आपके 5 प्रिंसिपल्स। कौन कौन सा? नॉन रेसिप्रोसिटी की बात कर ली हमने, रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सवर्निटी, इसके अलावा फॉरबिडिंग द यूज ऑफ वन टेरिटरी अगेंस्ट द अनदर, एंड इसके अलावा आगे आपका नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, एंड फाइनली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद बायलैटरल डिस्कशंस। तो ये गुजराल की डॉक्ट्रिन थी। तो गुजराल की जो डॉक्ट्रिन है बहुत लंबे समय तक फॉलो की गई। फिर आपकी भाजपा सरकार आती है 2014 में, वो एक मेच्योर्ड वर्जन ऑफ दिस पॉलिसी लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। एंड हाँ, इंडिया बिलीव भी करता है इस चीज के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा इन सब के बीच में नेबर्स को लेकर हमारी एक और फिलॉसफी है, एक और हमारी स्टोरी है कि नेबर से कैसे डील करना है। तो वो है हमारी सागर, जिसके बारे में हमने बात भी करी है कि इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है इन इंडियन ओशन रीजन, और ये फिलॉसफी भी कही थी 2015 में आई थी। लेकिन 2025 में इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझ चुके हैं कि अब सागर महासागर बन चुका है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या, महासागर का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, कि बेटा थोड़ा बहुत हमें भी तो कुछ फायदा हो, ठीक है, आप हमें कुछ करवाओ, हम आपको कुछ करवाएं, और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो ये जो चीज है आपकी महासागर आ चुकी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है धीरे धीरे सागर को। यानी कि याद रखना ये सागर का ना एक एग्रेसिव वर्जन है, यानी कि पहले तो हम सिर्फ बोलते थे, अब हम उसको परस्यू करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हम बहुत सारा सिक्योरिटी फंडिंग सारा कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो महासागर जो है इट प्रोमिसेस डीपर कमिटमेंट्स, ठीक है, विद एक्सपेंडेड ट्रेड, व्यापार बढ़ाएंगे कंट्रीज के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ग्रांट असिस्टेंस, ग्रांट मतलब वो पैसा जिसको हम वापस नहीं मांगते। जब किसी कंट्री में सपोज करो बाढ़ आ गई, उस बाढ़ में आपने 1 करोड़ रुपया सपोज दे भी दिया और बोला कि बेटा जैसे ही ठीक होगा सब वापस कर देना, है ना, तो उस एड का कोई मतलब नहीं है। यू आर सच अ रिच इकोनॉमी, है ना, यू आर सॉल्विंग almost all the problems within your country and you have access of funds, then give it and forget it. So this is what is expected from India, from its neighbors, ki you are such a big economy, you come 4th in ranking, India is 4th largest economy as we know. तो कह रहे हैं कि बेटा तुम अगर छोटी कंट्री से कुछ दे रहे हो और एक मिनिमल अमाउंट दे रहे हो, then just give it and damn forget it, nothing else, है ना, कि तुम कोई रिटर्न मत एक्सपेक्ट करो। तो वही है कि हम ग्रांट्स दे रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी कॉपरेशन भी हम करेंगे फॉर द ग्लोबल साउथ, खास करके इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। तो मतलब सागर और महासागर एक ही है, बट महासागर में हम एग्रेसिव हो गए इस चीज को परस्यू करने के लिए, ढीले नहीं रह रहे हम, ठीक है। तो बस नाम दे दिया, एक नया रूप दे दिया, ठीक है। द लॉन्च ऑफ महासागर फॉलोड अ पीरियड ऑफ डिप्लोमेटिक सेटबैक। हम क्यों आए महासागर पॉलिसी को लेकर, क्योंकि थोड़े समय पहले मालदीव्स में भी एक ऐसी गवर्नमेंट आई, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं मालदीव्स को एंटी इंडिया कर दिया। मोइनुद्दीन मुइज़ू की जो गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिया गया। तो हमने, और जब ये सब चीजें हो रही थी तो हमें देखने को मिला कि ये सब लोग हमसे तो अगेंस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमसे अगेंस्ट होकर चाइना के फेवर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से हमने अपनी इस सागर पॉलिसी को और एक्टिवली परस्यू करना शुरू कर दिया। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या आ गया, गुजराल डॉक्ट्रिन आ गई, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आ गई,
साथ में द ट्रांजिशन फ्रॉम सागर टू महासागर। आप इन चीज़ों की बात करिए कि हम चाहते हैं कि देखो याद रखना, मैं इसमें ना स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि इंडिया कैसे म्यांमार में कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, कैसे वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रहा है। वी विल बी डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स ऑफ दैट सॉर्ट, बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हमने ऐसा करना है, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि बाजार जाएंगे और पटाखे लेकर आएंगे, ठीक है, ये हमारी पॉलिसी होगी कि बाजार जाएंगे पटाखे लेकर आएंगे, है ना। कितने अनार लेंगे, कितने चक्री लाएंगे, वो आपके बाद के डिसीजंस होते हैं। तो ये इस समय के ऊपर इंडिया का डिसीजन है कि पटाखे लाएंगे नेबरहुड के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से पटाखे कहाँ कहाँ बांटने हैं, कहाँ कहाँ से खरीदने हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, व्यापार करना है, ये सब कुछ हो रहा है, ग्रांट्स देनी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ग्रांट से कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा मैं आपको, तो वो चीजें आगे कंटिन्यू हो रही है। पहले हम ओवरऑल एक शेल पढ़ रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे नेबरहुड में और इंडिया कैसे परस्यू करता है। देखो याद रखना, पेपर और जब भी हम खास करके लेक्चरेट की बात करते हैं, आपके लिए स्पेसिफिक डिटेल्स याद रखना मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपके लिए जनरलाइज्ड चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए जब भी मैं प्रिपेयर करता हूं तो मैं हमेशा आपको जनरलाइज तरीके से प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्पेसिफिक डिटेल्स कुछ समय के लिए रेलिवेंट है, लेकिन जो जनरलाइज डिटेल्स है, ठीक है, टीचिंग का प्रिंसिपल है ना, टीचिंग का प्रिंसिपल है कि जनरल से आप स्पेसिफिक पे जाएं। पहले आप जनरलाइज बात करें, फिर हम स्पेसिफिक की बात करें। और अगर आपको मैंने ये सब चीज़ें सिखा दी जो जनरल प्रिंसिपल्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, तो मैं जानता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आप इतने कैपेबल और इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप फ्यूचर में अपने आप को खुद भी अपडेट कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड अ पर्सन लाइक मी कि जो आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताए। तो मेरा जितने भी लेक्चरेट्स हैं मैं जनरली बात करता हूँ, तो आप हो सकता है कि क्या ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, बट मेरा पर्पस है कि आपको उन कोर वर्ड्स को मैं बता दूं, ताकि आप अगर खुद भी पढ़ें तो उन चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक बातें भी मैं करूँगा, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक रेलिवेंट नहीं रहेंगी। साल बदलेगा, नई सरकार आएगी, कुछ ना कुछ और हो जाएगा, ठीक है, बट जनरल बातें बिल्कुल सेम रहेंगी। और इतना लंबा सोचना किसने, आपने एक आध साल में रिकमेंड हो जाना है ना। तो फिर तो आप इस सारी की सारी चीज़ों को तो आप एनालाइज करोगे ना, ठीक है। आप इस सारे सारे डिस्कशन का पार्ट बन जाओगे, आप डिस्कस थोड़ी करोगे, आप पार्ट होंगे उस चीज़ का, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जो आगे बढ़ते हैं, कोर पिलर्स ऑफ कॉपरेशन। तो अब इंडिया ने जो पॉलिसी तो बना ली, ठीक है, कि हाँ नेबरहुड फर्स्ट है, लेकिन कैसे कर रहे हैं कॉपरेट। तो एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है कनेक्टिविटी और तीसरा है HADR। HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो अब बेटा क्या आ गया? स्पेसिफिक चीजें आ गई। तो इंडिया ने सागर पॉलिसी है, कैसे परस्यू कर रहा है उसको? तो उसको परस्यू कर रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू एंड HADR के थ्रू। आप ये हर नेबर के लिए यूज करिए। पाकिस्तान को साइड कर दो, है ना, समझ रहे हो ना, नौटंकी मुल्क, उसको आप साइड कर दीजिए, ठीक है। चाइना को जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो चाइना को भी आप साइड कर दीजिए। लेकिन जितने भी बाकी आपके 5 देश बचते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इवन मालदीव्स की आप बात करिए, तो यही हमारा कोर प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, HADR, इन प्रिंसिपल्स पे हम काम कर रहे हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत हम अपना नेबरहुड फर्स्ट कर पा रहे हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत हम सागर कर पा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के तहत हम जो है आपका गुजराल की डॉक्ट्रिन फॉलो कर पा रहे हैं। इंडिया यूटिलाइजेस कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट। हम पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो इंडिया LOCs देती है, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि धीरे धीरे पैसा रिलीज करती है। और इंडिया की याद रखना एक स्कीम भी है। क्या है इंडिया की स्कीम? आइडियाज, यानी कि इंडियन, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। क्या है? इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत इंडिया अपना एग्जिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का यूज करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, पैसे देने के लिए। तो देखो इंडिया ने क्या कर रखा है, ग्लोबली 32 बिलियन डॉलर्स तक के जो लोन है वो बांट रखे हैं, ठीक है। अब जो LOC का मतलब है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि सपोज करो हमने आपको $1 बिलियन प्रॉमिस कर दिया, तो वो $1 बिलियन एक साल में, सपोज करो एक्स अमाउंट आ गया, फिर थोड़ा सा और एक्स अमाउंट आ गया, ऐसे धीरे धीरे, यानी कि कतार में पैसा आएगा। 100 रुपए बोले हुए तो पहले 25, फिर 25, फिर 50, है ना, ऐसे कुछ डिसाइड कर लेंगे हम। तो ऐसे हमने बांट रखा है, किसके तहत? आइडियाज के तहत। तो याद रखना कि इंडिया अपनी आइडियाज स्कीम, यानी कि इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम का यूज करती है, जिसमें एक्सिस बैंक के थ्रू इंडिया ने दुनिया भर में 300 LOC शुरू कर रखी है, यानी कि किस्तें शुरू कर रखी है, पैसे देने की किस्तें शुरू कर रखी है, जिसका टोटल
वैल्यू कितनी आती है, $32 बिलियन आती है ग्लोबली, ठीक है। और इसके अगर हम मेजर बेनिफिशियरीज की बात करें तो बांग्लादेश को हमने कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है, ऑलमोस्ट $8 बिलियन ये लोन दे रखा है। देखो चाइना तो बहुत आगे है, बट इंडिया से कंट्री के लिए इतना बुरा नहीं है ये नंबर, ठीक है। नेपाल को हमने 1.65 बिलियन दे रखा है, श्रीलंकन को 2 बिलियन से ज़्यादा दे रखा है। इसके अलावा मालदीव्स को भी हमने 1.43, लेकिन मालदीव्स है कितनी बड़ी कंट्री, छोटी सी कंट्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना पैसा उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इसमें पावर यानी कि बिजली हो गया, रोड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इन सब के जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो साथ में जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब में इंडियन इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया उनको पैसा दे रहा है कि तुम डेवलप हो जाओ, ठीक है। और इसमें एक बिगर गोल भी है कि अगर आपके नेबर्स स्टेबल होंगे तो वो आपकी ग्रोथ से भी जेलस नहीं होंगे, फिर वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि राइट नाउ अगर आप देखें तो यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑन सेम पेज, ठीक है। ऑलमोस्ट बराबर रिसोर्सेज के साथ दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिया की ज़्यादा दिक्कत थी, इंडिया एक ऐसा अप्रोच फॉलो करता था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना था, जबकि पाकिस्तान एक क्लियर आइडियोलॉजी की मुस्लिम भाई तो मुस्लिम भाई है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस होने चाहिए थे ग्रो करने के लिए, लेकिन इंडिया बहुत बढ़िया से ग्रो करके बट पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली देयर विल बी जेलेसी। आप देखो ना इंडिया की क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कितनी बड़ी जेलेसी है, ठीक है। व्हाट इंडियंस आर गेटिंग, व्हाट पाकिस्तानीज आर गेटिंग, है ना, कोई पैरिटी है इसमें, देयर इज नो पैरिटी। तो इसी कारण से हम बात करते हैं कि आपके नेबर्स प्रॉस्परस हों तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉस्पेरिटी का आपको भी एक इम्पैक्ट मिलेगा, तो आप हेल्प कर दो ना। तो इंडिया हेल्प कर रहा है, इतने सारे पैसे दे रखे हैं और डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नेपाल में, तो नेपाल में नेपाल जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसको समुद्र को एक्सेस नहीं, लेकिन कोई भी कंट्री का व्यापार करेगी तो ऑब्वियसली बात है कैसे करेगी, सी लेन से करेगी। तो हम नेपाल को सी लेन्स तक की एक्सेस दिलवा रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ साथ आप ठीक है वो दिलवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो पता है आपको ब्रॉड गॉज होता है, जो मोटी पटरी वाली जो ट्रेन होती हैं, ब्रॉड गॉज की जो पहली ट्रेनिंग रेल लिंक है हमने शुरू किया उनका, जयनगर बिजलपुरा है ना, और बर्दीवास, ये जो उनका रेल लिंक है नेपाल का, ये हमने उनको बना के दिया है, ठीक है। इसके अलावा उनके बॉर्डर्स में उनको सुरक्षा करवाने के लिए, ठीक है, बीरगंज से लेकर विराटनगर तक हमने क्या बनाया, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट उनको बना कर दिए हैं। तो ये इंडिया हेल्प कर रहा है उन इस नेपाल की, ठीक है। हालांकि नेपाल और इंडिया के इसमें कुछ बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको सी से कनेक्ट कर रहे हैं। हम उनका एक जो नेपाल का पहला ब्रॉड गॉज रेल लाइन है, यानी कि ब्रॉड गॉज यानी कि मोटी पटरी जो होती है जिसमें आप हैवियर ट्रेन चला सकते हैं, वो इंडिया ने बना के दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडिया इनकी जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, उसको भी हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी आर डेवलपिंग इन नेपाल। अगर हम बात करें किसके साथ, म्यांमार के साथ, तो बेटा म्यांमार हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, इसलिए इसके साथ प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखना इंडिया की एक पॉलिसी है, वो भी 2015 में आई थी मोदी जी के साथ। इस पॉलिसी का नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्या है इस पॉलिसी का नाम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी कंट्रीज इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है जिसकी मैंने बात करी ना साउथ ईस्ट एशिया की, उसके साथ इंडिया को कनेक्ट करना है। एक्ट ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जाना है आपने, ठीक है। और उसके लिए म्यांमार लिंक है, तो उसके अगर म्यांमार लिंक है तो पहले खुद को म्यांमार से लिंक करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। जैसे इंडियाज एम्बिशियस एक्ट ईस्ट पॉलिसी रिलाइज हैविली ऑन फिजिकल ट्रांजिट थ्रू म्यांमार, यानी कि अगर इंडिया को एक्ट ईस्ट करना है, यानी कि इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम हो गया आपका, इसके अलावा कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, अगर इनसे कनेक्ट करना है तो वो सारा का सारा जो व्यापार है वो आपका म्यांमार से होता हो जाएगा। आपको ट्रांजिट यानी कि आपको एक ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ेगा इन म्यांमार। लेकिन प्रोजेक्ट्स तो फ्लैगशिप बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन डिलेज हो रहे हैं और बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं। ये डिले शायद ना होते अगर म्यांमार इंटरनली स्टेबल होता। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि म्यांमार में कैसी गवर्नमेंट आ चुकी है, जुंटा गवर्नमेंट आ चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री गवर्नमेंट है और वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं वेलफेयर के बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है, KMT, कलादान
मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपको इसके बारे में याद रखना है कि इंडिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता, ठीक है, और कोलकाता को मिजोरम से आपको जोड़ना है। किसको जोड़ना है आपने? कलादान। क्या है कलादान प्रोजेक्ट? इंडिया का एक शहर कलकत्ता, उसको जोड़ना है आपने किससे? मिजोरम से। लेकिन ये जो रास्ता है ये म्यांमार से होता हुआ जाएगा, म्यांमार के सिटवे पोर्ट से। कहां से हो जाएगा? सिटवे पोर्ट होता जाएगा। अब देखो, ये रहा कोलकाता, ये रहा सिटवे, और ये रहा आपका, देख लो आप, मिजोरम। मिजोरम है ना, तो यहाँ से सिटवे और यहाँ से आपका आगे जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ से आपका सी है, वही आपको पता है, जो आपका बे ऑफ बंगाल का रीजन आ गया। तो बे ऑफ बंगाल को आपने सी से कनेक्ट किया, कोलकाता को किससे? सिटवे से। फिर यहाँ से आपकी ट्रेन चलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। अब सोचो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका मिजोरम है वो लैंड लॉक्ड है, और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा फिजिबल ट्रांसपोर्ट सी ही है। तो आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। हम पहले बांग्लादेश का यूज़ करते थे, लेकिन बांग्लादेश हमारे लिए क्या बन गया? हॉस्टाइल। तो मतलब मिजोरम से हम बांग्लादेश होते हुए कहाँ पहुंच जाते थे? कलकत्ता पहुंचते थे, फिर सारा व्यापार होता था। और याद रखना, मिजोरम जो है वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को लिंक करने की ताकत रखता है, ठीक है, वो इतना क्रूशियल जंक्शन के ऊपर है। तो जितने भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो मिजोरम से जुड़ेंगी, फिर मिजोरम से सामान जाएगा सिटवे, और सिटवे से आएगा कलकत्ता, फिर पूरा व्यापार आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम यूज़ करते रहे बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश आपको पता है हॉस्टाइल हो चुका है, जिस तरह की स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है। तो इंडिया ने बहुत लंबे पहले ही सोचा हुआ था कि बांग्लादेश को साइड में रख के हम कैसे इंडिया के ईस्ट को, यानी कि कलकत्ता को नॉर्थ ईस्ट से लिंक कर सकते हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने म्यांमार में ढूंढी अपॉर्चुनिटी कि कोलकाता से सिटवे, सिटवे से फिर मिजोरम कनेक्ट होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने इसकी बात करनी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी आपका सी और जो रिवर वाला पार्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आपका रोड वाला पार्ट है वो अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका कहीं ना कहीं 2014 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी 2027 का हमने टारगेट सेट किया, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एक ये, जब भी आप इंडिया और म्यांमार रिलेशंस की बात करें, आप ज़रूर बात करेंगे कलकत्ता और मिजोरम को हम कनेक्ट करेंगे म्यांमार से होते हुए, ठीक है। अगला है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, जिसको हम IMT कहते हैं, ठीक है। तो थाईलैंड तक अगर हम पहुंच गए तो हमारे लिए सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया खुल जाएगा। लेकिन थाईलैंड पहुंचने का रास्ता आपका डायरेक्टली म्यांमार से है, तो हम उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हाईवेज के थ्रू। तो याद रखो, आपका मोरे नाम की जो जगह है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे माइसोट, जो कि आपका थाईलैंड में है, जो कि 1360 किलोमीटर का जो रोड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन म्यांमार में जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके तहत अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल अनरेस्ट आ चुका है, जिस कारण से आपका बाकी का 30% जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है। अगर ये रोड भी बन जाएगा तो इंडिया को एक्सेस मिल जाएगी साउथ ईस्ट एशिया की, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन को। नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है व्यापार के ऊपर। किसी भी रीजन की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है व्यापार के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया से भी आपको पता है वो पतले से चिकन नेक वाले एरिया से कनेक्टेड है। बांग्लादेश का हम यूज करते थे टू कनेक्ट इट टू सी, बट बांग्लादेश हैज टर्न हॉस्टाइल, तो वी आर फाइंडिंग रूट्स। उसको सी से कनेक्ट करने के लिए हम म्यांमार का सहारा ले रहे हैं, और उसको साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? आपका हाईवेज का सहारा ले रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं IMT जो प्रोजेक्ट है आपका। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, ठीक है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बिल्कुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो इंडिया एक्टिवली यूटिलाइज, देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। इन्वेस्टमेंट हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। बांग्लादेश में बहुत कुछ है, बट स्पेसिफिकली हम उनकी बात करते रहेंगे स्पेसिफिक लेक्चर्स के अंदर भी, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। म्यांमार के ऊपर शायद मैं स्पेसिफिक लेक्चर ना बनाऊं, तो मैंने म्यांमार की जो चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी की हमने बात कर ली, रोड नेटवर्क वगैरह की। अब हम बात कर रहे हैं HADR की, ठीक है। HADR का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। देखो जितना भी ये साउथ एशिया का रीजन है, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के डिजास्टर्स आने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो म्यांमार है, भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, है ना, पूरा पूरा आपका हिमालयन रीजन है, फिर सुनामी के चांसेस तो हर जगह रहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंडिया अपने HADR ऑपरेशन शुरू कर देता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी जो
मंडाले है। मंडाले इज़ बेसिकली अ प्लेस इन म्यांमार, ठीक है। तो मंडाले में अभी एक एपिसेंटर बना और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। तो उस अर्थक्वेक के लिए इंडिया ने एक HADR मिशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन या ऑप ब्रह्मा, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशन जो है वो भारत करता रहता है अपने नेबर्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों की आपने याद रखना है कि इंडिया इस तरह के जो ऑपरेशन हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, और इंडिया अपने आप को एक अच्छी इमेज जो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मतलब अगर आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया और टर्की के जो रिलेशन है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया ने स्टिल ऑपरेशन दोस्त टर्की में भेजा था जब टर्की में आपके अर्थक्वेक आए थे, ठीक है। तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट प्लेट जहाँ पे वो अर्थक्वेक आया था, बट जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो उस समय के ऊपर इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के थ्रू रिलीफ जो है वो एड भेजी थी वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इंडिया इज डूइंग। इसमें मतलब ऑल ओवर और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सक्सेसफुल HADR डिप्लॉयमेंट्स नॉट ओनली एक्सटेंड इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बियॉन्ड साउथ एशिया बट ऑल्सो अंडरस्कोर्स इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो वी डू अ लॉट ऑफ HADR। अगर कोई क्राइसिस वगैरह आती है तो इंडिया डॉक्टर्स को भेज देता है ना, मेडिकल सेटअप्स इस्टेब्लिश कर देता है। अभी आपको पता होना चाहिए इंडिया के पास भीष्म नाम के कुछ बॉक्स आए हैं, ठीक है। जो भीष्म बॉक्सेस हैं ये ड्रोन्स के थ्रू डिप्लॉय हो जाते हैं। सपोज कोई क्राइसिस आ रखी है तो ड्रोन्स के थ्रू आप इन बॉक्सेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इन बॉक्सेस को खोलेंगे, ठीक है, आई गेस भीष्म नहीं है वो भीम है, अभीम बॉक्सेस हैं, ठीक है। आप भी का कंफर्म करना, सॉरी थोड़ा सा फैक्ट में कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभीम बॉक्सेस है क्या भीष्म बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को जब आप जोड़ेंगे तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हैं जिसमें आपकी मल्टीपल तरह के सर्जरीज भी हो सकते हैं। तो इंडिया ने जो चीज़ जो कैपेबिलिटी डेवलप कर रखी है उस कैपेबिलिटी का इंडिया अपने नेबरहुड में यूज़ कर रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इंडिया जो है एक अच्छी गुडविल अपने नेबरहुड में क्रिएट कर रहा है, ठीक है। डन। अब हम आगे बात करते हैं जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। तो है कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो कॉन्फ्लिक्ट किस किस चीज़ को लेकर होगा। देखो एक बॉर्डर होगा, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बॉर्डर है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रिवर है, और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट चाइना की एम्बिशन से। तो इंडिया के नेबरहुड में जो जो दिक्कतें होंगी, पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान एक अलग केस है, लेकिन बाकी में जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पे दिक्कत का जो पात्र है या जो कोर है वो बॉर्डर, रिवर या चाइना होगी, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान की दिक्कत तो आपको पता है सारी है ही बॉर्डर को लेकर है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंडिया और नेपाल में अगर आप देखें तो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे काला पानी, लिपू लेक और लिम्पदुरा, ठीक है। जो रीजन है आपका, इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्प्यूट है, जो इंडिया और जो नेपाल की जो बाउंड्री है वो एंग्लो गुरखा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सगोली में डिसाइड की गई थी 1816 में, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया होता था। तो ट्रीटी ऑफ सगोली में जो इनकी बाउंड्रीज है वो डिसाइड की गई थी। इस बाउंड्री के तहत जो भी आपकी ट्रिब्यूटरीज, जो भी आपका रीजन है, इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर्स लगते हैं उसमें ये वाला जो रीजन है ना आपका काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिदुरा, ये जो रीजन्स हैं इन रीजन्स को लेकर थोड़े बहुत ना डिस्प्यूट्स रहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। अब इंडिया ने रिसेंटली जो लिपू लेक पास जो है ना, लिपू लेक पास के थ्रू जो है एक रास्ता शुरू किया कैलाश मानसरोवर के लिए, एक रोड ओपन कर लिया। तो इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब टेंशंस वर रीइग्नाइटेड व्हेन इंडिया इनॉग्रेटेड दी दरचुला लिपुलेक पास लिंक रोड इन 2020। देखो इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी के लिए लिपुलेक पास बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि उत्तराखंड से होता हुआ जाता है, लेकिन वहीं पे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। तो नेपाल को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, नथिंग टू बी डिस्कस्ड हियर, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिया और नेपाल के बीच में भी बॉर्डर को लेकर एक डिस्प्यूट है जो कि है आपका लिपुलेक कालापानी रीजन। आप इस चीज़ को जो है वो याद रखिए, ठीक है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो वाटर डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्प्यूट तो है ही है इंडस को लेकर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वाटर को लेकर ही है। दो रिवर्स आती हैं इंडिया की तरफ से, गंगा और तिस्ता, ठीक है। तो 1996 में जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, उस ट्रीटी के जो है रिन्यू का समय आ चुका है, लेकिन बहुत लंबे समय से दोनों कंट्रीज आपस में साथ बैठी नहीं है, तो जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है इसको रिन्यू किया नहीं गया है। इसके अलावा एक और रिवर है तिस्ता। तिस्ता ना इंडिया की फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इंडिया इसके ऊपर कोई डैम वगैरह या कुछ इस पानी को जो चैनलाइज करने के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो
जो बांग्लादेश है वो बार बार कहता है कि जो भी बांग्लादेश में फ्लड आते हैं वो इट इज़ बिकॉज ऑफ इनकेपेबिलिटी ऑफ इंडिया टू चैनलाइज द वाटर ऑफ तिस्ता। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है पानी को लेकर। तो कहते हैं जो बांग्लादेश है उसमें डेवास्टेटिंग फ्लड्स आते हैं इसको लेकर। तो आप ज़्यादा डिटेल में बात ना करें अपने लेक्चरेट के अंदर, लेकिन आप ज़रूर बात करें कि जो रिवर वाटर या डिस्ट्रीब्यूशन है और जो रिवर वाटर जो चैनलाइजेशन है उसको लेकर ज़रूर डिस्प्यूट्स हैं। और जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है 1996 में जो साइन की गई थी, बहुत लंबे समय से ड्यू पड़ी है, उसको अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है। और ना ही दोनों गवर्नमेंट्स इस समय को कुछ खासा एफर्ट्स कर रही हैं इसको रिन्यू करने के लिए। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच ब्रह्मपुत्रा को लेकर दिक्कत है। अभी चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है, देखो ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज यारलुंग जांगबो, इट इज नोन एज यारलुंग जांगबो इन कहाँ पे, इन चाइना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया को डर ये है कि ब्रह्मपुत्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो पानी है उसके पानी को चाइना रोके और इंडिया का जो वाटर शेयर है उस रिवर का उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आए भारत के ऊपर। और दूसरी बात आपको ये भी यहाँ पे याद रखनी है कि जितना भी ये डिस्प्यूट्स होते हैं चाइना कभी भी इनको रिजॉल्व करने के लिए साथ में बैठता नहीं है। तो ये एक और दिक्कत है भारत के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। आई गेस थोड़ी बहुत आपको नॉइज आ रही होगी, बट प्लीज बेयर विद मी फॉर 5 more minutes, दिस टॉपिक इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं इसमें इंडिया का जो नेबरहुड है इसमें आप ज़रूर बात करें किसकी, डोमिनो इफेक्ट की, ठीक है। तो जो आपका डोमिनो इफेक्ट है ऑफ डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी का, तो इंडिया और उसका जो नेबरहुड रिलेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किससे, 2024 और 25 से, ठीक है, पिछले 2 साल में। देखो इंडिया जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है तो ऑब्वियसली कंट्री तो कोई एंटिटी नहीं है, उसका कोई ना कोई नेता ही होगा। तो उसके नेता के साथ हम बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जैसे मोदी जी हैं, है ना, या हमारे जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या समझा है, दे हैव ऑलवेज अंडरस्टूड शेख हसीना एज बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन जैसे ही शेख हसीना पावर से जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है, पीपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी अनहैप्पी विद दैट पर्सन। तो जब वो पर्सन उस पावर से हटेगा तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय की, ठीक है। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज हिस्टोरिकली रिलाइड हैवीली ऑन पर्सनल रैपर्ट विद द फ्रेंडली पॉलिटिकल लीडर्स। और इतिहास ने यही बताया कि ये जो मॉडल है ये फ्रेजाइल है, आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो जब आपका एक फ्रेंडली नेता गया तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। डोमिनो में क्या होता है, डोमिनो में ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स रखे होते हैं, एक गिरता है सारे सारे गिर जाते हैं, है ना, ये डोमिनो इफेक्ट। तो आपका जो बंदा था जो उस देश में आपको आगे रख रहा था, जैसे वो बंदा गया सब कुछ गया, नथिंग एल्स इज लेफ्ट। तो इसी को हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। तो इसे एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। डोमिनो इफेक्ट की आप बात करिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्रेजाइल है। जब एक चीज हटेगी, यानी जब वो नेता वहां से हटेगा, आपको अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी नए से बनानी पड़ेगी। द एब्रप्ट ऑस्टर जो हटाया गया ऑफ लॉन्ग सर्विंग प्रो इंडिया लीडर लाइक शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, 2024 में इनको पावर से हटा दिया गया, ठीक है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जो दूसरी वो पावर्स आती हैं उसको रिप्लेस करते हुए उनके साथ इंडिया ने कोई बातचीत नहीं कर रखी होती, ठीक है। इसके अलावा मालदीव्स में ऐसा हुआ, मालदीव्स में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। और हमने इतना ज़्यादा रिलेशंस बिल्ड कर रखे थे मालदीव्स में कि जो ओपोजिशन थी वो कहीं ना कहीं इंडिया को हेट करती थी, ठीक है। तो जब वो पावर में आ गई तो इंडिया को फिर से अपने रिलेशंस को रिन्यू करना पड़ा, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में कितना थिन पैक्ट आया था। तो जब वो नेता जाता है तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके पर्सनल अलाइंसेस वगैरह हैं, जैसे ही वो कलेप्स करते हैं तो दिक्कतें आना शुरू होती हैं। ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ है, ऐसा ही नेपाल में हुआ है। नेपाल में गई ना गवर्नमेंट, अभी तो जो थी वो भी चली गई। श्रीलंका में भी आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट चली गई। तो फिर ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है रीअलाइन करना। तो आपकी जो पॉलिसी है वो किसी पर्सन के साथ नहीं होनी चाहिए, योर पॉलिसी हैज टू बी विथ द नेशन, ठीक है। तो जब आप पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करते हैं, जब ऑपोजिशन को आप बिल्कुल ही उस देश की जो ऑपोजिशन है उसके साथ भी आपका हल्का सा कनेक्ट होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि इन फ्यूचर दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम टू पावर, ठीक है। तो उस समय के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों का। और जब आप इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को तो उसका आपको भारी इंपैक्ट होता है जब आपके फ्रेंडली जो देश है वो चले जाते हैं, ठीक है। अब
इंडिया वाले भी जो हैं आप देखो ना कितना ज़्यादा पर्सनलाइज रिलेशंस बिल्ड कर रहे थे जब ट्रम्प पहले टर्म में आया था, ठीक है, बट ट्रम्प लॉस्ट, ठीक है, देन बाइडेन केम टू पावर, तो आपको फिर से क्या करना पड़ा, फिर से आपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करना पड़ा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि जो इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस है स्पेसिफिकली विद इट्स नेबर्स, ये एक डोमिनो इफेक्ट के चलते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बिकॉज इंडिया रिलेशन विद दैट कंट्री इज इंटरपर्सनल, ठीक है, वो पर्सन्स के साथ है, शायद उस देश के साथ नहीं है। तो आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने रिलेशंस को, इसके साथ चैलेंजेस आ जाते हैं। आपके 5 साल तो बड़े सौखे निकलेंगे, क्यों? क्योंकि वो 5 साल जो है तब तक आपका फ्रेंडली नेता है, लेकिन जब वो नहीं है तब दिक्कत हो जाएगी। अब अगला प्रॉब्लम क्या है? अगला प्रॉब्लम है रिलेशंस में किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक हल्की सी एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे मैप के थ्रू। अब देखिए, ये चाइना की एक पॉलिसी है इंडिया को एनसर्कल करने की। आप ज़रूर याद रखना, चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है भारत को काउंटर करने के लिए, इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप देखिए, इंडिया के पास बांग्लादेश है, यहाँ पे चिटागोंग जो जगह है, रेड वुड भी फाइन है ना, ये जो चिटागोंग है, ये जो पोर्ट है, ये बांग्लादेश के पास है, ठीक है, सॉरी चाइना के पास है ये पोर्ट। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा का पोर्ट है, मालदीव में मराओ है, ठीक है, और साथ में जबूती का जो रीजन तो है ही उनके पास। तो अब देखिए, इस एक पॉलिसी के तहत इन्होंने इंडिया को सर्कल कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि इंडिया को सर्कल कर लिया हुआ है चाइना ने अपनी पॉलिसी के साथ, ठीक है। और देखो, चाइना को ना बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है इस रीजन से, क्योंकि ये रीजन चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है, उसका इमीडिएट नेबरहुड कुछ और है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड दीज काइंड ऑफ डिसीजन एज समथिंग विच इज टू काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। अभी साथ साथ इंडिया के नेबर्स है, इंडिया को जरा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन चाइना यहाँ घुस जाता है। चाइना का नहीं है ये इमीडिएट रीजन, ठीक है, चाइना को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। देखो होता क्या है, चाइना जब भी व्यापार करेगा तो ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आपको मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का के ना चाइना का ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर मलक्का नहीं फॉलो करेगा तो सुंडा करेगा फॉलो, या फिर फॉलो करेगा सुंडा। तो इन दो स्ट्रेट्स के थ्रू ही चाइना अपना व्यापार करता है, और इस ट्रेड रूट की सिक्योरिटी के पर्पज से उसने अपने यहाँ पे कुछ पोर्ट्स वगैरह बना रखे हैं, ठीक है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ पोर्ट्स बना रखे हैं। बट चाइना कहता है कि हमारा ट्रेड है, हम अपना एक ट्रेड का लिंक क्रिएट कर रहे हैं, व्यापार कर सके। लेकिन इंडिया कहता है कि इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं है, क्योंकि इन पोर्ट्स के ऊपर, इन रीजन्स में चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस भी है, और उसका सही अगर हम आंकलन करें तो दैट इज टू काउंटर इंडिया। तो जितने भी नेबर्स हैं, अगर वो चाइना के साथ डील करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के पोटेंशियल एनिमीज बनते जाएंगे, ठीक है। तो चाइना की जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के नेबरहुड में, जो सागर IOR रीजन में, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है रिलेशंस के लिए। आप हर कंट्री के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, इंडिया ने कैसे काउंटर किया है इसको। तो इंडिया ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसको हम कहते हैं डायमंड नेकलेस। इंडिया ने कैसे बनाया है इसको? डायमंड नेकलेस के नाम से। तो जो डायमंड नेकलेस है, इसमें इंडिया ने एक और बड़ा सर्कल बनाया है। इंडिया हैज इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन मंगोलिया, देन इन जापान, देन इन वियतनाम, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबांग नाम का पोर्ट है इंडिया का इंडोनेशिया में, ठीक है। चांगी नेवल बेस है इंडिया का सिंगापुर में। इसके अलावा एजम्पशन आइलैंड है सेशल्स में, ठीक है। दुकम पोर्ट है ओमान में, और चाबाहर पोर्ट है कहाँ पे? ईरान में। तो इंडिया ने एक और बड़ी सर्कल बनाई है चाइना को घेरने के लिए, तो इसको हम कहते हैं डायमंड नेकलेस। तो दिस इज इंडियाज डायमंड नेकलेस एंड दिस इज इंडियाज स्ट्रेटेजी टू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। तो इंडिया इस तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस इंडियन ओशन रीजन एंड सो डज इंडिया। तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं चाइना की इंटेंशंस के ऊपर। और चाइना की इंटेंशंस बस वही आपको मैं मल्टीपल क्लासेस में बता चुका हूँ कि दैट डज नॉट कंसिडर इंडिया to be at that level with China. They always wanted to show India a lower place. तो इस lower place में जब उसको show करने की बात करते हैं, they take a lot of decisions which are detrimental to the interest of Indians, and that is why India is facing a lot of problem in its neighborhood. ठीक है, our neighborhood has to choose. ऐसा नहीं कि दोनों से सपोर्ट कर सकता है,
our neighborhood has to choose, मतलब if they are getting very close to India, China might not enter, तो कहीं ना कहीं इनको उसका नुकसान होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं भारत के नेबरहुड में, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, तो मतलब मैंने ओवरऑल आपको जो इस लेक्चर में बताया है वो है इंडिया के इमीडिएट नेबर्स की इंपॉर्टेंस विद मंडला थ्योरी। देन आई डिस्कस्ड विद यू द प्रिंसिपल्स, है ना, जिसमें नॉन रेसिप्रोसिटी आ गया, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट आ गया, जिसमें सागर डिप्लोमेसी आ गया। फिर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स 3 तरह के आते हैं नेबर्स के साथ। आप हर एक लेक्चर में उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि बॉर्डर है, पानी है, ठीक है, इसके अलावा एक है आपका चाइना फैक्टर। तो अगर आपको सॉल्व भी करना है तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करो, बायलैटरल टेबल पे बैठ के बात करो। तो वही सब चीजें जो आपके गुजरात डॉक्ट्रिन में लिखी गई हैं, ठीक है, वही सब बातें जो आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में की गई हैं, अगर आप उन पे स्टिक रहते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने हर एक लेक्चर, चाहे हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, आप एंड में बोलना कि यस देयर आर सम इश्यूज बट दैट कैन बी फॉलोड बाय फॉलोइंग द 5S, वही संवाद, सम्मान, है ना। इन सब चीजों के ऊपर आप बात करिए, आपका जो लेक्चर है बहुत बढ़िया होगा। लिसन टू इट, मेक सम नोट्स, ठीक है। और इन कंट्रीज के ऊपर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जैसे जैसे ये टॉपिक्स हम आगे फ्यूचर में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस थी, आई होप इसने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया होगा, ठीक है। इन केस कोई दिक्कत वगैरह आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस विद मी, एंड कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, किसी आपको अगला लेक्चर किस चीज़ के ऊपर चाहिए, प्लीज़ डू लेट अस नो, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।